नमस्कार। चलिए आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उन सेलिएंट फीचर्स यानी प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं जो इसे दुनिया में बिल्कुल यूनिक बनाती हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए ये एक फाउंडेशनल चैप्टर है, तो आइए इसे गहराई से एनालाइज करते हैं। इस कोट से शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट उस बहुत बड़ी चुनौती को दिखाता है जो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने थी। एक ऐसा संविधान बनाना जो एक जीवित बढ़ते हुए देश के लिए स्थिर भी हो और साथ ही साथ एडेप्टेबल यानी समय के साथ ढलने वाला भी हो। तो सबसे पहला सवाल, जब हम सीलिएंट फीचर्स की बात करते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कोर प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे संविधान की मूल संरचना और उसकी आत्मा को परिभाषित करते हैं। टेक्निकली देखें तो सेलिएंट फीचर्स वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर, फिलॉसफी और स्पिरिट को डिफाइन करते हैं। यही वो गुण हैं जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। हमारी पहली और सबसे जाहिर विशेषता है इसका आकार। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पर सवाल ये है कि इसका साइज इतना एलिफेंटन या विशालकाय क्यों है? देखिए, दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के संविधान होते हैं, रिटन और अनरिटन। यूएसए और इंडिया की तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। वहीं दूसरी ओर यूकेज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन परंपराओं और कानूनों पर आधारित है, जहां संसद सर्वोच्च होती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1949 में हमारे संविधान में एक प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। आज ये बढ़कर 470 से ज्यादा आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स तक पहुंच गया है। ये एवोल्यूशन इसके विशाल आकार को साफ साफ दिखाता है। तो एक बहुत ही अहम मेंस का सवाल, हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भारत की विशालता और जबरदस्त विविधता। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो खुद एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, हमारा ब्लूप्रिंट बना। तीसरा, हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, यूएसए की तरह अलग अलग नहीं। और चौथा, संविधान सभा में वकीलों का दबदबा था, जिससे प्रावधान काफी डिटेल और लीगलिस्टिक हो गए। एग्जाम के नजरिए से एलिफेंटाइन साइज कीवर्ड याद रखें। मेंस में 1935 एक्ट को स्ट्रक्चरल बैकबोन की तरह मेंशन करें और प्रीलिम्स के लिए यूएसए वर्सेस इंडिया का ये कंपैरेटिव पॉइंट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत क्रूशियल है। चलिए अब अगली विशेषता पर चलते हैं। हमारा संविधान दुनिया के कई स्रोतों से लिया गया है, लेकिन ये कोई कॉपी पेस्ट जॉब नहीं है। ये दुनिया भर के ज्ञान से एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद कहा था कि भारतीय संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को रैंसैकिंग यानी खंगालने के बाद बनाया गया है। इसका मकसद नकल करना नहीं, बल्कि दूसरे देशों के अनुभवों और उनकी गलतियों से सीखकर भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बेस्ट फीचर्स को अपनाना था। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि हमने कहाँ से क्या लिया। फॉर एग्जाम्पल, यूके से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डीपीएसपी और कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। रिवीजन के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी स्लाइड है, तो चाहे तो इसे पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम्स के लिए इस डिवीजन को याद रखें। संविधान का स्ट्रक्चरल पार्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ज़्यादातर 1935 एक्ट से लिया गया है, जबकि इसका फिलोसॉफिकल पार्ट यानी फंडामेंटल राइट्स और डीएसपीज अमेरिकन और आयरिश संविधानों से इंस्पायर्ड हैं। अब आते हैं संविधान की एक और यूनिक फीचर पर, अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कठोरता और लचीलेपन का संगम। ये वो सिंथेसिस है जो हमारे संविधान को समय के साथ अडेप्टेबल और एंड्योरिंग यानी टिकाऊ बनाता है। पहले इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएसए का में अमेंडमेंट यानी संशोधन के लिए एक खास मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत होती है, वहीं एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूके का आम कानूनों की तरह ही अमेंड किया जा सकता है। भारत का ये यूनिक ब्लेंड आता है आर्टिकल 368 से। ये आर्टिकल 2 तरह के अमेंडमेंट्स का प्रावधान करता है जो हमारे संविधान को कठोरता और लचीलेपन का बैलेंस देते हैं। तो हमारे संविधान को अमेंड करने के 3 तरीके हैं। पहला, सिंपल मेजॉरिटी। कुछ प्रावधान साधारण कानून की तरह सिंपल मेजॉरिटी से बदले जा सकते हैं। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी। ज्यादातर प्रावधानों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कुल सदस्यों का बहुमत और मौजूद और वोट करने वालों का 2/3 बहुमत।
और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। जो प्रावधान फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी प्रीलिम्स फैक्ट है। सिंपल मेजॉरिटी से होने वाले अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आते। यही ब्लेंड या सिंथेसिस एक कोर फीचर है। ये संविधान को स्टैग्नेशन यानी ठहराव से भी बचाता है और जल्दबाजी में किए गए बदलावों से भी। चलिए अब भारत की कॉम्प्लेक्स फेडरल नेचर को समझते हैं, जिसमें एक यूनिक यूनिटरी बायस यानी एकात्मक झुकाव है। इसे भारत की हकीकत के लिए डिजाइन किया गया यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिए, संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यूनियन शब्द का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के दो बहुत ही जरूरी मतलब हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये भारत की अखंडता को सुनिश्चित करता है। ये स्लाइड इस डुअलिटी को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ हमारे पास फेडरल फीचर्स हैं, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, और दूसरी तरफ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान जो केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। इसी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से प्रसिद्ध विशेषज्ञ के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहा है। ये भारत की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सबसे एक्सेप्टेड डिस्क्रिप्शन है और एस्पिरेंट्स के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्वाजी फेडरल और फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जैसे कीवर्ड्स को नोट कर लें। और मेंस आंसर्स के लिए इसका मूल तर्क ये है, भारत के इतिहास और विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी समझा गया। तो आज हमने संविधान के 5 सेलियन फीचर्स को समझा, इसका विशाल आकार, इसके विभिन्न स्रोत, कठोरता और लचीलेपन का संगम और फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अगले भाग में हम भारत के गवर्नेंस स्ट्रक्चर जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम और जुडिशरी के रोल को डिकोड करेंगे। नमस्कार, भारतीय संविधान के अहम फीचर्स पर हमारी बातचीत जारी है। तो आज इसी के दूसरे भाग में हम समझेंगे कि सरकार की शक्ति और एक नागरिक के अधिकारों के बीच का जो संतुलन है वो आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो असल में आज की पूरी बातचीत का सार है। सवाल ये है कि भाई इंडिया में असली बॉस है कौन? हमारी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर सबसे ऊपर हमारा संविधान? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे यहाँ सरकार का जो पूरा सिस्टम है वो चलता कैसे है। देखिए, भारत ने चुना पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि काफी हद तक ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फर्क है वो समझना जरूरी है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकार चला रहे हैं यानी एग्जीक्यूटिव, वो लेजिस्लेचर यानी संसद का ही हिस्सा होते हैं। मतलब मंत्री जो हैं वो सांसद भी होते हैं। लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारा पूरा सिस्टम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच एक कोऑपरेशन और एक जिम्मेदारी पर टिका है। और हाँ, आर्टिकल 74 और 75 यही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की नींव हैं। अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो ये एक बहुत ही सॉलिड इंट्रोडक्शन पॉइंट बन सकता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है तो उस पर कोई चेक भी है या नहीं? और यहीं से शुरू होती है वो क्लासिक बहस, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी बनाम जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब संसद बड़ी या न्यायपालिका। देखिए, यूके और यूएस इस मामले में दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं। ब्रिटेन में कहते हैं कि पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय एक आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के, मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम है। दूसरी तरफ अमेरिका में संविधान ही सबसे ऊपर है और संविधान क्या है ये बताने का फाइनल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो वहां जुडिशरी सुप्रीम हो जाती है। और भारत ने क्या किया? हमने किसी को भी आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। हमने बनाया एक खूबसूरत सिंथेसिस, एक बीच का रास्ता, एक मिक्सचर जो दोनों सिस्टम्स की अच्छी बातें लेता है। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात आती है, जुडिशियल रिव्यू की।
हमारे संविधान का आर्टिकल 21 कहता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका सीधा मतलब था कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, बस। लेकिन फिर आया मेनका गांधी केस और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया। अब कोर्ट ये भी देखती है कि कानून सिर्फ प्रक्रिया के हिसाब से ही नहीं, बल्कि अपने आप में भी फेयर, जस्ट और रीजनेबल है या नहीं। यही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सार। तो टेक्निकली हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम है, पर बिल्कुल सॉवरेन नहीं। उसके बनाए कानून संविधान के दायरे में ही होने चाहिए। तो पार्लियामेंट और संविधान के बीच इस नाजुक बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक रेफरी तो चाहिए, है ना? और वो रेफरी कोई और नहीं, हमारी जुडिशरी है। और हमारे जुडिशरी की दो खास बातें हैं, ये इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी। इंटीग्रेटेड का मतलब अमेरिका की तरह हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग कोर्ट सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ एक ही पिरामिड है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और ये सभी सेंट्रल और स्टेट दोनों कानूनों को लागू करते हैं। अब बात आती है इंडिपेंडेंस की। ये कैसे सुनिश्चित होती है? देखिए, संविधान ने इसके लिए कई इंतजाम किए हैं। जैसे जजों का कार्यकाल एकदम सुरक्षित होता है, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उनकी सैलरी और शर्तें नौकरी के दौरान उनके खिलाफ नहीं बदली जा सकती। और सबसे अहम, उनका सारा खर्चा भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जिस पर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती। ये सब मिलकर जुडिशरी को बिना किसी डर या दबाव के काम करने की आज़ादी देते हैं। तो हमने सरकार का स्ट्रक्चर देख लिया, उस पर चेक्स एंड बैलेंस भी देख लिए, लेकिन इन सब के बीच आम इंसान के पास क्या है? मतलब स्टेट की पावर के खिलाफ आम लोगों के लिए सबसे बड़ी ढाल क्या है? और वो ढाल है हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नींव हैं और इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर सरकार इनका उल्लंघन करती है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इनका गारंटर है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अच्छा, तो फंडामेंटल राइट्स तो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, लेकिन सरकार को क्या क्या करना चाहिए? मतलब देश को चलाने के लिए उसका नैतिक कंपास क्या हो? यहीं पर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान का नॉवल फीचर कहा था। आप इन्हें संविधान की आत्मा या विवेक कह सकते हैं। ये सरकार को बताते हैं कि कानून और नीतियां बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना है ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके। लेकिन एक बड़ा फर्क है, ये फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिशिएबल नहीं है। यानी अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये जो एफआर और डीपीएसपी के बीच का फर्क है ना, ये मेंस के लिए एक हॉट टॉपिक है। इसको ऐसे समझिए, फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर नेगेटिव हैं, मतलब वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि डीपीएसपी पॉजिटिव हैं, वो सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं। एफआर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाते हैं, तो डीपीएसपी का मकसद है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना। एक इंडिविजुअल पर फोकस्ड है तो दूसरा पूरी सोसाइटी पर। तो सवाल उठता है कि दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में बहुत साफ कहा कि भारतीय संविधान की नींव ही फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के बीच के बैलेंस पर टिकी है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, और ये बैलेंस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था लैंडमार्क केशवानंद भारती केस से, जो ये पक्का करता है कि पार्लियामेंट संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। तो चलिए, आज हमने जो भी पावर और राइट्स के पिलर्स पर बात की, उसे फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? पार्लियामेंट्री फॉर्म, जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार है। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच एक बैलेंस, जहां कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो संविधान की रक्षक है, और फिर लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स जो कोर्ट में एनफोर्स किए जा सकते हैं, और डीएसपीज जो सरकार के लिए एक गाइड की तरह हैं। ये सब मिलकर हमारे सिस्टम की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो ये तो हुई स्टेट की मशीनरी की बात कि सरकार कैसे चलती है, पावर कहाँ से आती है। पर वो कौन से फीचर्स हैं जो भारत को सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक नेशन बनाते हैं? वो कौन सी सामाजिक गोंद है जो हम सबको जोड़ती है? सेक्युलरिज्म, सिंगल सिटीजनशिप और ऐसी ही कई और बातों पर हम चर्चा करेंगे इसके अगले पार्ट में। चलिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये इस सीरीज का तीसरा और आखिरी हिस्सा है।
पिछले 2 हिस्सों में हमने कई अहम पहलुओं पर बात की और आज हम बची हुई पर उतनी ही जरूरी विशेषताओं की गहराई में उतरेंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस बहुत ही दमदार बयान से। जब उन पर यह इल्जाम लगा कि हमारा संविधान तो बस नकल है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने दुनिया के सभी जाने माने संविधानों को खंगाला है, पर इसका मतलब अंधी नकल करना नहीं था। इसका असली मकसद था दुनिया के अनुभवों से सीखना, ताकि जो गलतियां उन्होंने की हम उन्हें दोहराने से बच सकें। ये बात हमारी आज की पूरी चर्चा के लिए एक बेहतरीन बुनियाद तैयार करती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, फिर अपने देश के सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को जानेंगे। इसके बाद हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले पिलर्स पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि मुश्किल हालात में हमारा संविधान हमें कैसे बचाता है। और हाँ, आखिर में हम संविधान से जुड़ी कुछ बड़ी आलोचनाओं का भी एक बैलेंस्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले विषय में उतरते हैं। देखिए, संविधान सिर्फ अधिकारों की किताब नहीं है, ये हम नागरिकों पर कुछ जिम्मेदारियां भी डालता है, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। सच तो ये है कि अधिकार और कर्तव्य ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? देखिए, ये हर नागरिक के लिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। इनका मकसद है देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और भारत की एकता को बनाए रखना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब ये कि अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो आप उसे कोर्ट नहीं ले जा सकते। ये एक तरह से मॉरल गाइडलाइंस हैं, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। अच्छा, अब कुछ जरूरी फैक्ट्स जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन ड्यूटीज को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और इसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। इसकी प्रेरणा हमें मिली थी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। शुरुआत में ये 10 थीं, पर 2002 में 86वें संशोधन से एक और ड्यूटी जोड़ी गई। तो अब आर्टिकल 51A के तहत कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कुछ खास बातें हमारे देश यानी भारतीय राज्य के मूल चरित्र को कैसे तय करती हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत आखिर है क्या। इसमें सबसे पहले आता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी अ सेक्युलर स्टेट का आइडिया। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, जैसा कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में है। भारत में सरकार धर्म के मामलों में न्यूट्रल रहती है और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती। दिलचस्प बात यह है कि सेक्युलर शब्द हमारे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन इसकी जो आत्मा थी वो संविधान में हमेशा से थी। आप देखिए, आर्टिकल 14, 15 और 16 समानता की बात करते हैं और आर्टिकल्स 25 से 30 हमें धार्मिक आज़ादी की गारंटी देते हैं। ये सारे प्रावधान यही दिखाते हैं कि संविधान बनाने वालों का इरादा शुरू से ही एक ऐसे देश का था जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे और सबको सुरक्षा दे। अब आते हैं हमारे देश के चरित्र की एक और पहचान पर, और वो है एक वोट की ताकत। ये वो बुनियाद है जिस पर भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, उसे वोट देने का हक है। एक और मजेदार फैक्ट ये है कि 1988 में 61st संशोधन से पहले वोटिंग की उम्र 21 साल हुआ करती थी। इसे घटाकर 18 करने से देश के युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी और भी बढ़ गई। और ये स्लाइड एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। वहां एक व्यक्ति यूएस का नागरिक तो होता ही है, साथ में कैलिफोर्निया जैसे किसी एक राज्य का भी नागरिक होता है। हमारी सिंगल सिटीजनशिप राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और हम सबको एक साझा भारतीय पहचान से जोड़ती है। अब हम उन आज़ाद संस्थाओं पर फोकस करेंगे जो हमारे लोकतंत्र के गार्डियन या संरक्षक की तरह काम करती हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बिना किसी भेदभाव के और स्मूथली चलता रहे। यहां हमारे लोकतंत्र के 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन, जो ये सुनिश्चित करता है कि हम अपनी सरकार निष्पक्ष तरीके से चुन सकें। दूसरा, यूपीएससी, जो देश की ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे काबिल लोगों को चुनता है। और तीसरा, सीएजी, जो सरकार के खर्चों पर पैनी नजर रखता है ताकि जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो। इन सब की आज़ादी की गारंटी खुद हमारा संविधान देता है।
चलिए अब उन प्रोविजंस की तरफ चलते हैं जो देश को असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से निपटने की ताकत देते हैं। इसकी शुरुआत हम इमरजेंसी प्रोविजन से करेंगे। ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, ये देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह हैं। जब देश में युद्ध, बाहरी हमला या कोई बड़ी वित्तीय अस्थिरता जैसी स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान हमारा फेडरल ढांचा यूनिटरी में बदल जाता है, मतलब सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं और ज्यादातर मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। ये वाकई में एक असाधारण शक्ति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो नागरिकों को सरकार के असीमित शक्ति से बचाता है। संविधान कैसे लगातार विकसित होता है, इसका एक और बढ़िया उदाहरण है सहकारी समितियों से जुड़ा प्रावधान। 2011 में जो 97वां संशोधन हुआ, उसने एक बड़ा बदलाव किया। इसने सहकारी समिति बनाना आर्टिकल 19 के तहत एक फंडामेंटल राइट बना दिया। डीपीएसपी में एक नया आर्टिकल 43B जोड़ा और संविधान में एक नया पार्ट 9 भी शामिल किया। इस एक संशोधन ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दी, जो दिखाता है कि हमारा संविधान जमीनी स्तर पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए कैसे खुद को बदल सकता है। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम भारतीय संविधान पर लगने वाले कुछ बड़े आरोपों का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। तो सवाल सीधा है, हमारे संविधान की बड़ी आलोचनाएं क्या हैं? देखिए, इन आलोचनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इसकी खूबियों को जानना, खासकर जब हम एक गहरी समझ बनाना चाहते हैं। अक्सर हमारे संविधान पर कुछ क्रिटिसिज्म होती हैं। चलिए उन्हें और उनके जवाबों को एक एक करके समझते हैं। पहला आरोप कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उधार का थैला। पर इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद दिया था कि ये नकल नहीं बल्कि दुनिया के अनुभवों से सीखना है। दूसरा क्रिटिसिज्म है इसका साइज। कहते हैं कि ये हाथी जैसा विशाल है, और बात सही भी है, ये बहुत बड़ा है। पर क्यों? क्योंकि भारत की जो विविधता है, जो इसका विशाल भूगोल और संस्कृति है, उसे समेटने के लिए ये जरूरी था। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी इसमें जोड़ने पड़े। और तीसरी आलोचना, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि इसकी भाषा बहुत पेचीदा है। लेकिन सोचिए, इतने बड़े और विविध देश के लिए अगर भाषा में जरा भी ढील होती तो उसके कितनी गलत व्याख्याएं हो सकती थीं। इसलिए ये कानूनी स्पष्टता बहुत जरूरी थी। और जवाहरलाल नेहरू का ये कथन इस पूरी बहस का सार है। उनका मानना था कि अगर आप किसी चीज को एकदम कठोर और स्थायी बना देंगे तो आप एक जीते जागते राष्ट्र के विकास को ही रोक देंगे। ये बात बहुत खूबसूरती से समझाती है कि हमारे संविधान को जानबूझकर एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज बनाया गया था, जिसमें समय के साथ बदलने की क्षमता हो। तो चलिए, आज हमने जो भी समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज और सिंगल सिटीजनशिप को समझा। हमने लोकतंत्र के वॉचडॉग्स यानी इंडिपेंडेंट बॉडीज और देश के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करने वाले इमरजेंसी प्रोविजंस पर भी बात की। और आखिर में हमने ये भी देखा कि जिन्हें हम आलोचनाएं कहते हैं, वे असल में भारत की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाई गई इसकी ताकतें हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, ये देखते हुए कि हमारे संविधान में दुनिया भर से सीखी हुई बातें और भारत के अपने अनोखे इनोवेशंस दोनों का मिश्रण है, तो क्या ये एक ऐसा गाइड है जो हर समय के लिए सही है, या फिर एक ऐसा दस्तावेज है जिसे समय के साथ लगातार बदलने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।